चलिए तो अब एप्लीकेशन देखते हैं इंटीग्रेशन का इकोनॉमिक्स में क्या है, बिजनेस मैथ में क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथ। ठीक है, याद रखिएगा बिजनेस मैथ के लिए भी सारा टॉपिक जो भी बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डिफ्रेंसिएशन, थोड़ा सा याद कीजिए उसके एप्लीकेशन जब पढ़ा रहे थे। जब डिफ्रेंशिएट करते थे टोटल रेवेन्यू को किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या मिलता था, हम लोगों को मिलता था मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट कर दिया जाए उसी आउटपुट के रिस्पेक्ट में बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, कोई दिक्कत। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में ये भी देखा था, अगर टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दें आउटपुट के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट बनेगा। ठीक है, अगर वही मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग इंटीग्रेट कर दें आउटपुट के रिस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा, टोटल कॉस्ट। क्लियर है। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते थे कॉस्ट फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन को, यहां पे सी का मतलब कंजम्पशन फंक्शन है। ठीक है, अगर कंजम्पशन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकलता था, लेकिन वो डिफरेंशिएशन वाई इनकम के रिस्पेक्ट में होता था। ठीक है, तो क्या बन जाता था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर। अब अगर हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इंटीग्रेट कर दिए इनकम के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे सेविंग फंक्शन को इनकम के रिस्पेक्ट में क्या बन जाता था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, और अब अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को इंटीग्रेट कर दे इनकम के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, सेविंग फंक्शन। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो कहता है इफ मार्जिनल कॉस्ट इज एफ एक्स इक्वल्स, आपका मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन है 2 + x + x²। ठीक है, फाइंड टोटल कॉस्ट व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज 50। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास दिया है, कितना है मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास, मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पे मान लीजिए f' से दिखाते हैं, fx से नहीं दिखा रहा हूं मैं, है ना, ये इसको f' हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल कॉस्ट। क्लियर। तो टोटल कॉस्ट जब भी निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट, अभी बताया था ना फॉर्मूला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। यहां मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारा, f' है ना, किसके रिस्पेक्ट में, आउटपुट के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल है ना। अगर q रहता तो q के रिस्पेक्ट में करते, x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 + x + x² dx, क्या आएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x + x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस x³ का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस कांस्टेंट टर्म k लिख देता हूं मैं यहाँ पे, या a लिख देता हूं, राइट। a हमारा यहाँ क्या है, कॉस्ट, ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आ गया है, तो कोई समस्या नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें जब एप्लीकेशन यूज करते हैं ना इंटीग्रेशन का, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म नहीं लिख सकते हैं, हम लोग कांस्टेंट टर्म जो है उसको लिख नहीं सकते, उसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। या तो क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा और नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहता है, टोटल कॉस्ट व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज 50। आप लोग को पता होगा फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि आप आउटपुट प्रोड्यूस करो या ना करो, वो खर्चा लगना है। दैट मीन्स इवन
आउटपुट जो है 0 रहेगा तब भी टोटल कॉस्ट आपका 50 रुपया लगेगा ही लगेगा। आप लोग कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन जो आप लोग पढ़े होंगे वहां पे इस कॉन्सेप्ट को जान रहे होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इवन x इक्वल 0 TC विल बी 50, है ना। तो देखिए पुट करते हैं, इस वैल्यू को वहां पे पुट करते हैं, है ना। x 0 है ना, TC कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यू बाय 3 प्लस a इक्वल्स 50 रहेगा। कब रहेगा ये 50? अगर ये x हो जाएगा 0 तब भी वो 50 रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दिए, 2 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है बाय 2 प्लस 0 का क्यूब 0 ही होगा बाय 3 प्लस a इक्वल्स 50। सबको सॉल्व कर देंगे, क्या होगा a इक्वल्स 50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो टोटल कॉस्ट लिख दीजिए, फिर क्या हुआ, टोटल कॉस्ट इक्वल्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यू बाय 3 प्लस कांस्टेंट कितना है 50 है ना, हो गया, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। आई होप समझ में आया होगा, है ना। तो अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो, ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट, नहीं लिए हैं तो फिर ठीक है, वीडियो पीछे कीजिए फिर से लिखिए, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, मिटा दे रहा हूं ना। चलिए, ये था एक क्वेश्चन था कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड, क्लियर है। मान चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है रेवेन्यू फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए यहां पे कहता है इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज PM इक्वल्स AB बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस C, देन सो दैट डिमांड फंक्शन P इक्वल्स इतना, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन में, तो हमें क्या देखना है, ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है डिमांड फंक्शन P। तो आपको पता होगा टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है, P इंटू एक्स होता है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहां से P तो निकाल सकते हैं, क्या, TR बाय एक्स निकाल सकते हैं, है ना, क्लियर है। तो हमें सबसे पहले टोटल रेवेन्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, PM लिखा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। PM कितना है भाई, PM है AB बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस C, इसे इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अलग अलग करके कर देते हैं इंटीग्रेट, AB बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस C का इंटीग्रेशन, C सिर्फ कांस्टेंट है ना, इसको इंटीग्रेट अलग अलग कर देता हूं मैं इंटीग्रेशन, है ना, इसका स्क्वायर dx हो गया माइनस, अब क्या करेंगे, C कांस्टेंट बाहर रखे उसे इंटीग्रेट कर दिए, क्या बचेगा, देखिए इधर यहां पर क्लियरली क्या देख रहे हैं, AB पूरा तरह कांस्टेंट है, उसे बाहर लिख देंगे, AB इंटीग्रेशन x प्लस बी का पावर -2, इसे ऊपर ले गए, ठीक है। तो क्या हो गया, x प्लस बी का पावर -2 हो गया, dx माइनस C dx, क्लियर। अब इंटीग्रेट करते हैं तो AB x प्लस बी का पावर -2 प्लस 1, -1 बचेगा, नीचे भी -1 आ गया आपका, माइनस क्या है यहाँ पर C का इंटीग्रेशन है, तो C तो बाहर है, कुछ नहीं रहता, उसका इंटीग्रेशन x होता है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म हम लोग a लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कोई समस्या नहीं होगा, है ना। क्या लिख सकते हैं, -AB बाय, इसको नीचे लिख देते हैं, x प्लस बी माइनस CX प्लस A, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है टोटल रेवेन्यू, क्या हमारा ये है हमारा टोटल रेवेन्यू, क्लियर। तो हमें A का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। कहता है कैसे निकालेंगे A का वैल्यू, इफ x इक्वल 0, TR क्या होगा, TR भी 0 होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आप एक भी आउटपुट बेच नहीं रहे हो, ठीक है, तो रेवेन्यू भी तो आपका कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर है।
तो जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट कर देते हैं, क्या होगा माइनस ए बी बाय एक्स के जगह पर 0 प्लस बी, तो सिर्फ b बचेगा, माइनस सी इंटू 0 खत्म, कैंसल, 0 हो गया, प्लस ए इक्वल्स 0, ये b कैंसिल हुआ, क्या बचेगा a इक्वल्स a आ गया, a उधर ले गए तो पॉजिटिव में a लिखा जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से TR लिख सकते हैं, क्या माइनस ए बी बाय एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस ए, ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, है ना। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इधर कहता है ना TR कितना है हमारा TR है माइनस ए बी बाय एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस सी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको इधर कर दिए उसको उधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को समराइज कीजिए, क्या होगा एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस बी होगा, यहाँ माइनस ए बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस सी एक्स, क्लियर, क्या हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी बाय एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, तो ए बी कैंसल, बचा कितना ए एक्स बाय एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, ये हमारा टोटल रेवेन्यू आया, क्या निकल गया हमारा, ये टोटल रेवेन्यू आ गया, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए कहता है P निकालना है ना, P क्या है हमारा TR बाय एक्स था, तो P TR बाय एक्स है, TR तो आ गया ना हमारा, TR क्या है हमारा AX बाय एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, होल डिवाइडेड में क्या होगा x होगा ना, हमें प्राइस निकालना है P डिमांड फंक्शन, तो क्या इसको लिख सकते हैं AX बाय एक्स इंटू एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसल, एक्स कैंसल, क्या बचा A बाय एक्स प्लस बी माइनस सी, ये हुआ आपका डिमांड फंक्शन या फिर P फॉर प्राइस। देखिए यही प्रूफ करना था ना, P इक्वल्स क्या था A बाय एक्स प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेवेन्यू फंक्शन का भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं बाकी का पार्ट। तो अब आते हैं नए टॉपिक, जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का अगला टॉपिक है, वो क्या है कंज्यूमर्स सरप्लस, राइट। देखिए जब भी कंज्यूमर सरप्लस की बात होती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत समय क्या होता है ना, हम लोग किसी भी कमोडिटी का प्राइसेस कुछ और देना चाहते हैं और एक्चुअली में मिल कुछ और रेट पे जाता है, ठीक है। तो जो उसका डिफरेंस होगा, है ना, वही हमारा कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। जैसे सपोज कीजिए आपको बहुत कस के भूख लगा हुआ है ना, आपके दिमाग में आया कि अगर कोई हमको एक थाली भोजन दे दे, ठीक है, एक थाली खाना हमको 200 रुपया में भी दे दे तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, यू आर विलिंग टू पे 200 रुपीज, ठीक है, क्लियर। लेकिन मार्केट में जब वो जाते हो पता करते हो तो मार्केट में उसका रेट मान लीजिए 100 रुपीज है, ठीक है, तो आपको तो 100 में ही मिल जाएगा ना। तो ये जो बचा, जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज आया, ठीक है, वो क्या हो गया कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ठीक है, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट मार्शल का दिया हुआ है ना। हम लोग ये हाइपोथेटिकल सोच के चल रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारी विलिंगनेस ज्यादा ही होती है, ठीक है। कभी कभी बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो रेट है उससे ज्यादा 1 रुपये देना नहीं चाहता है, इच्छा भी नहीं होता है, तो वहाँ कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा, है ना। बट यहाँ पे हाइपोथेटिकली मान के चलेंगे कि हमारा विलिंगनेस टू पे कुछ और है और जो हम एक्चुअली पे कर रहे हैं वो कुछ और है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा कंज्यूमर सरप्लस, राइट। हम लोग इसके लिए यहाँ पर क्या है ना, थ्योरेटिकली तो हम लोग को ज़्यादा जानना नहीं है, हमें न्यूमेरिकली समझना है। तो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट में 0 लेंगे, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारा डिमांड फंक्शन है, राइट, माइनस पी नॉट इंटू एक्स नॉट, ठीक है, जहां पर एफ एक्स का मतलब क्या है आपका डिमांड फंक्शन है, क्या है हमारा ये डिमांड फंक्शन है, ठीक है, और पी नॉट हमारा क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्या है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारा, ठीक है, एक्स नॉट है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, क्लियर है। तो
जब भी कंज्यूमर सरप्लस निकालना हो तो ये बता रहा है डिमांड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, मतलब टोटल डिमांड फंक्शन, वो बताता है विलिंगनेस टू पे, मतलब हम कितना पे करना चाहते हैं वो ये बताता है, माइनस प्राइस जो है इनटू क्वांटिटी जिस पर हम लोग बेच रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, जो हम लोगों ने पे किया। ठीक है, तो विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअली व्हाट वी पे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, CS, दैट इज कंज्यूमर्स सरप्लस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे थ्योरेटिकली हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे मार्शल का व्यू क्या है, हिक्स का व्यू क्या है। ठीक है, वहाँ पे वी विल डिस्कस, राइट, ग्राफिकली भी वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ग्राफिकली डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं कंज्यूमर सरप्लस को न्यूमेरिकल वे में, है ना। तो देखिए अब क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है इफ डिमांड फंक्शन इज P इक्वल्स 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एंड डिमांड x0 इज 3, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है डिमांड फंक्शन, वो क्या है, P इक्वल्स 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर है, हमारे पास गिवन है x0 मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, या फिर x बोलिए जो एक ही चीज है, x0 लिखो या x लिखो, है ना, मीनिंग एक ही है, वो क्या है 3। तो उस हिसाब से p या फिर p0 अगर निकालना हो तो इसमें जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू पुट कर दें। क्या है, p बराबर 35 माइनस 2x, तो x के जगह पे 3 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, क्या होगा 35 माइनस 6 माइनस 9, 35 में 15 चला कितना बचेगा 20। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए अब देखते हैं कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला पे आते हैं। क्या है, 0x0, x0 कितना है 3, डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, डिमांड फंक्शन कितना है 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, माइनस P0 इंटू x0, है ना, फॉर्मूला P0 इंटू x0 है। P0 हमारे पास कितना 20 इंटू x0 कितना 3, 20 इंटू 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, 35 का इंटीग्रेशन कितना होगा 35x होगा, माइनस 2x स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स का पावर 3 बाय 3। क्लियर, वैल्यू क्या है, लोअर वैल्यू लिमिट 0 और इधर अपर में 3, माइनस कितना हो गया 60। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब मैं इधर इरेज कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए उसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला था मैंने, डिफरेंट इंटीग्रल पहले पढ़ाया हूँ आपको, है ना, अपर वैल्यू पुट करेंगे पहले माइनस लोअर वैल्यू पुट करेंगे एक्स के जगह पे, है ना। तो क्या होगा, अपर वैल्यू कितना है 35 इंटू एक्स के जगह पे क्या होगा 3 पुट करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब बाय 3, है ना। ये क्या हुआ, अपर वैल्यू पुट कर दिए। अब लोअर वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कि एक्स हर जगह पे है तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, चूंकि 0 है ना, 35 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब बाय 3, तो इसको पुट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है तो, है ना, माइनस 60। क्लियर, क्या हो जाएगा 35 3 जा 105 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 27 बाय 3 कितना होगा 9 माइनस हमारा कितना है 60, क्या हो गया 105 माइनस 78 कितना होगा, 15 में 8 गया 7, 9 में 7 2, यही है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, काफी इजी था ना। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। ये पहला टाइप का प्रॉब्लम था किसका, कंज्यूमर सरप्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कहता है हमारे पास क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कहता है डिमांड फंक्शन हमारा है, डिमांड फंक्शन गिवन है आपका, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं आपके बुक से, 8 बाय एक्स प्लस 1 माइनस 2 एंड सप्लाई फंक्शन जो है वो हमारा है x प्लस 3 बाय 2। क्लियर है, ये हमारा डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब कहता है फाइंड
कंज्यूमर सरप्लस इफ परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट। ठीक है, कहता है परफेक्ट कंपटीशन का केस है, डिमांड फंक्शन गिवन है, सप्लाई फंक्शन गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिमांड फंक्शन दिया हुआ था, सप्लाई फंक्शन नहीं था, बट एक इंफॉर्मेशन था जिसके बेसिस पे हमने पी नॉट का वैल्यू निकाल लिया था। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन के केस में कैसे बनाते हैं वो ध्यान दीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, क्या है, कहता है आप लोग को पता ही होगा कि परफेक्ट कंपटीशन का अगर केस हो, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस का डिटर्मिनेशन कहां पे होता है, जहां पर डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों इक्वल होता है। यहां डिमांड फंक्शन पीडी दिया हुआ है, सप्लाई फंक्शन पीएस लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीडी के जगह पे 8/x+1 - 2 = x+3/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, नीचे एलसीएम ले लो तो x+1 होगा 8 - 2 × x+1 = x+3/2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सॉल्व करते जाइए इसको, क्या होगा 8 - 2x - 2/x+1 = x+3/2। क्या आएगा, हमारा आएगा 6 - 2x/x+1 = x+3/2। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहां तक, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 × 6 2 12 - 4x हो गया इक्वल्स, ये x+1 × x+3 करेंगे, क्या होगा x² + 3x + x + 3, यही होगा ना। इसको ऐसा भी ले सकते हैं 12 - 4x = x² + 4x + 3। ठीक है, ये सब उधर ले जाएं अगर तो क्या होगा x² + 4x माइनस है, प्लस हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, 12 इधर चलेगा तो कितना बचेगा -9 = 0। x² + 8x - 9। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकाल ले हम लोग, क्या होगा फैक्टराइज अगर करेंगे तो x² क्या होगा -+9x - x -9 = 0, ये होगा फैक्टराइजेशन हमारा। ठीक है, क्या हो गया, दोनों में कॉमन निकालेंगे, क्या होगा x, तो x - 9 - 1 निकाल दिए तो x, सॉरी यहाँ प्लस है ना, x + 9 = 0। क्या होगा x - 1 और एक आया x + 9 = 0। तो यहाँ से वैल्यू निकल गया, x का एक वैल्यू 1 आएगा और एक 9 - 9 आएगा। ठीक है, x - 1 = 0 तो x = 1 आ जाएगा, x + 9 = 0 तो x का वैल्यू -9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें तो पता है ना कि क्वांटिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर, कभी ऐसा कहते हो कि -10 मार्कर प्रोड्यूस किए थे क्या, नहीं। ठीक है, तो निगेटिव आउटपुट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या हो जाएगा x = 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, है ना। अब x = 1 हो गया, यही हमारा क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारा यही है ना। अब हमें चाहिए क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिए। तो भाई यहाँ पे डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन दिया है ना, किसी में भी पुट कर दो x का वैल्यू, वही हमारा बन जाएगा प्राइस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिमांड फंक्शन पुट कर देते हैं, पीडी ही हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा कब, अगर x का वैल्यू हो जाएगा 1 तब x / 1 + 1 - 2 दैट इज 8/2 - 2 दैट इज 4 - 2 हो गया कितना 2। क्लियर है, हाँ। तो हमारे पास क्या हुआ, P0 आ गया 2, x0 आ गया कितना 1। क्लियर है, ये था पहला केस कि हम लोग इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस निकालेंगे कैसे। क्लियर है, चलिए आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब डायरेक्टली मैं कंज्यूमर सरप्लस इसमें निकालूंगा। ठीक है, चलिए
ये मैं रहने दे रहा हूं इंफॉर्मेशन ताकि मुझे पता चले कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या है। अब हमें निकालना क्या है, कंज्यूमर्स सरप्लस। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस मैंने बताया है फॉर्मूला 0x0, x0 कितना है 1 है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन, डिमांड फंक्शन यहां पे ये है। ठीक है, क्या हो गया 8/x+1 - 2। ठीक है, देखो गलती से भी सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट मत कर देना, ठीक है ना, माइनस P0 इंटू x0, P0 है 2, x0 है 1। क्लियर, क्या होगा इंटीग्रेशन 8/x+1 है, बताया था ना कि 1/x+1 x - 1 के फॉर्म में हो, x का वैल्यू 1 हो तो सीधा log के फॉर्म में आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 8log x+1। ठीक है, -2 का क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है, लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू 1। ठीक है, -2 × 1 कितना हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप एक बार अपर वैल्यू पुट करते हैं, 8log 1, 1 + 1 हो गया, -2 × 1। ठीक है, ये रहा एक बार अपर वैल्यू पुट किए, माइनस एक बार लोअर वैल्यू पुट करेंगे, 8log 0 + 1 -2 × 0। ठीक है, -2, ये 2 है, 2 माइनस चला गया। क्लियर है, एक बार मैंने क्या किया, अपर वैल्यू जो x का था वो x के जगह पुट कर दिया, एक बार मैंने लोअर वाला वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, क्या होगा अब हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए उधर हो गया 8log 2 - 2। ठीक है, -2 ये ना, माइनस ये हमारा 1 है ना, अब क्या हो गया -8log 1, log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो 8 × 0 खत्म कहानी, 2 × 0 ये तो खत्म है ही, -2 क्या हो गया 8log 2 - 2 - 2 क्या हो गया 8log 2 - 4। ठीक है, लॉग का वैल्यू अगर क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा तो पुट कर देना, नहीं दिया तो इतना करके आप छोड़ देना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर लॉग का वैल्यू दिया हुआ है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो यहां तो डायरेक्टली करके छोड़ सकते हो। माइनस नहीं, अगर कंज्यूमर सरप्लस माइनस में आ गया किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो समझेंगे कि जो विलिंगनेस टू पे था उसे ज्यादा बेचारा को देना पड़ गया है। लेकिन जनरली कंज्यूमर सरप्लस जो आएगा ना वो पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये बेसिकली 2 टाइप का क्वेश्चन कंज्यूमर सरप्लस से आता है। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो देखिए अब है प्रोड्यूसर सरप्लस। इसके पहले कंज्यूमर का बिहेवियर क्या था, कंज्यूमर सरप्लस से कैसे वो देख लिया। अब प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के उसे कितना पैसा अमाउंट रिसीव होता है और उसका एक्सपेक्टेशन क्या था बेच के कि ये मिलेगा, विलिंगनेस क्या था, ठीक है, या क्या रहा है। ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा क्या, प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, देखिए इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना एक डायग्राम से। क्लियर, जैसे दिस इज योर डिमांड फंक्शन है ना, दिस इज सप्लाई फंक्शन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पर है ना, जहाँ प्राइस पी का डिटर्मिनेशन हुआ, ये हमारा क्या था, क्वांटिटी क्यू है। क्लियर है, अब ध्यान से अगर देखा जाए तो सप्लाई फंक्शन क्या बताता है, सप्लाई फंक्शन बताता है कंज्यूमर का क्या विलिंगनेस रहा है, विलिंगनेस क्या रहा है एट डिफरेंट प्राइस पे कितना क्वांटिटी बेचने का। सप्लाई फंक्शन एक प्रकार से उसका विलिंगनेस ही बताता है ना ये। ठीक है, तो विलिंगनेस तो उसका इस प्रकार से जा रहा है, लेकिन चूंकि इक्विलिब्रियम प्राइस ये आ गया है तो उसको मिल कितना पैसा रहा है, इतना प्राइस इंटू इतना क्वांटिटी। ठीक है, उसको मिल क्या रहा है, देखो मान लीजिए 0PEQ, ये क्या है, ये अमाउंट उसे मिल रहा है, रिसीव हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो उसका विलिंगनेस क्या था, विलिंगनेस था O
P1EQ, ठीक है। तो जो इतना माइनस ये वाला एरिया कर दे, क्या बचेगा? P1E बचेगा कि नहीं बचेगा? P1E ये एरिया बच रहा है ना, यही हमारा होता है क्या? प्रोड्यूसर्स सरप्लस। ये हमारा क्या है? प्रोड्यूसर्स सरप्लस, ठीक है। क्लियर है? प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा यही हुआ। क्या अमाउंट उसे मिला और क्या उसकी विलिंगनेस थी कि हम पा सकते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके, ठीक है। उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन उसका यूज कैसे होगा। सबसे पहले क्या होना है? इक्विलिब्रियम प्राइस इंटू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इंटीग्रेट कर देंगे यहां पर, लेकिन यहां पे सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ध्यान रखना। क्या करना है यहां पे? इंटीग्रेट सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट करना। कंज्यूमर सरप्लस में क्या था? डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे ना। प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या करेंगे हम लोग? सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। क्लियर है? अब क्या है इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो आप लोग को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कहता है इफ सप्लाई फंक्शन इज P इक्वल्स 9 प्लस एक्स रूट, ठीक है, देन फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस इफ एक्स नॉट इक्वल 7, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, देख के तो इजी ही लग रहा है, एक्चुअली में इजी है, ठीक है। कैसे समझिए। कहता है सप्लाई फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ना, P बराबर इतना, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना है? 7 है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें चाहिए क्या क्या? P नॉट, X नॉट। सप्लाई फंक्शन तो गिवन है, क्लियर है। क्या करेंगे देखिए, P को ही P नोट बना देंगे। कब? अगर हम लोग X के जगह पर 7 वैल्यू पुट कर दे तो 9 प्लस 7 अगर पुट कर दिए X के जगह पे, क्या होगा? रूट अंडर 16, वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस 4। क्या प्राइस निगेटिव होगा? नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? P या फिर P नॉट इक्वल्स 4 हो जाएगा। होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब देखते हैं इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन, ये प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला अप्लाई करके क्या होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? P नॉट इंटू एक्स नॉट ना, P नॉट है 4, एक्स नॉट है कितना? 7, माइनस इंटीग्रेट किए 0, एक्स नॉट कितना है जी? एक्स नॉट हमारे पास 7 है। इंटीग्रेट किए 9 प्लस एक्स का रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? देखिए सीधा सीधी बात है, x का पावर 1 है और वो पॉजिटिव में है, तो कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूशन रूल वगैरह अप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है मुझे, डायरेक्टली मैं उसे बना सकता हूं। क्या होगा? प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल टू 28 हो गया ना, 4 इंटू 7 माइनस 0 7, क्या होगा? 9 प्लस एक्स का पावर 1/2 dx, राइट, दैट इज 28 माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 9 प्लस एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा, जिसमें लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू 7 दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या होगा? 28 माइनस 2 पर चला गया, 2/3, 9 प्लस एक्स पावर 3/2, क्लियर है। वैल्यू क्या है? 0 और 7, ठीक है, वैल्यू क्या है? 0 एंड 7। अब एक बार क्या करेंगे? 28 माइनस, एक बार इसके जगह जहां x है वहां 7 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, है ना। क्या होगा? 2/3, 9 प्लस 7 पावर 3/2, है ना, माइनस एक बार 2/3, 9 प्लस 0 का पावर 3/2, है ना, और इसको सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलिए ये क्वेश्चन आपका है, आप देखिए इसको बना कर, मैं ही बना दे रहा हूँ। आप एक काम करो, इधर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं फोटो, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इधर, राइट। क्या होगा सॉल्यूशन उसका?
28 है ना, क्या है 28, क्लियर। 28 माइनस, देखिए 9 + 7 है ना, 9 + 7 का पावर 3/2, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है। 9 + 7 हो गया 16 हो गया ना, 16 का पावर 3/2 अगर है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर 3/2 है ना, 2 कैंसिल, क्या होगा 4 का पावर 3 हो जाएगा डायरेक्टली। तो मैं लिख दूं 2/3 इंटू 4 का पावर 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3। उसी तरह इसका 9 + 0 9 होगा, 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर का पावर 3/2 है ना, क्या है 9 का पावर 3/2, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 3/2, तो 2 कैंसल, 3 का पावर 3 आया ना इसका वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 का पावर 3, क्लियर। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, वैल्यू निकल जाएगा हमारा, है ना। क्या होगा देखिए, वैल्यू है 28 माइनस 2/3 इंटू 4 4 जा 16 4 जा 64, राइट, प्लस 2/3 इधर 27, क्लियर। क्या होगा 28 माइनस 128/3 प्लस 54/3, क्लियर। एलसीएम ले लें, 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 28 में, 8 3 24, लेफ्ट 2 6 2 8, 84 माइनस 128 प्लस 54, ठीक है। क्या होगा सम कीजिए, 4 4 8 हो गया, इधर 13, 138 माइनस 128/3, आंसर क्या होगा 10/3। दिस इज योर फाइनल आंसर, देख लीजिए। क्या किसी प्रकार का समस्या है? नहीं है। देखिए ये टाइप था प्रोड्यूसर सरप्लस का, है ना। आप लोगों को ध्यान होगा अभी कंज्यूमर सरप्लस में मैंने बताया था क्वेश्चन जिसमें था डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन। सेम क्वेश्चन अगर आ जाए पूछ रहे कि प्रोड्यूसर सरप्लस निकालिए, तो करना क्या होगा, सेम काम, डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन को इक्वेट करेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालेंगे, और हम लोग जो ये फॉर्मूला है पुट कर देंगे, बस इंटीग्रेट किसको कर देंगे, सप्लाई फंक्शन को कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स में या बिजनेस मैथ में ऑल एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट, थैंक यू।